हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ई लर्निंग में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के ज्ञानवर्धन हेतु प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था एवं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए श्रृंखला का दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व कि हम अपनी प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए भारतीय इतिहास के टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रथम प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? विकल्प संख्या ए भगवद गीता, विकल्प संख्या बी पुराण, विकल्प संख्या डी ब्रह्म सूत्र अथवा विकल्प संख्या डी उपनिषद। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना शैव संप्रदाय इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मत्तमयूर, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी कालामुख या ऑप्शन डी वीरशैव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्तमयूर। मत्तमयूर को सबसे पुराना शैव संप्रदाय माना जाता है। तीसरा प्रश्न, शुंग शासन काल में इनमें से कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ था? ए एलिफेंटा गुफाएं, बी पीतलखोरा गुफाएं, सी सित्तलवासन गुफाएं, डी बाघ की गुफाएं। पीतलखोरा की बेसाल्ट पाषाण गुफाएं मध्य भारत में चंदोरा पहाड़ी पर पत्थरों को काटकर बनाई गई 14 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुंग काल की है। यहाँ की सभी गुफाएं हीनयान काल की है। इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना बोने के आकार की यक्ष की हंसमुख प्रतिमा है, जिसके शीश पर समृद्धि का एक कटोरा रखा है। अतः ऑप्शन बी पीतलखोरा इसका सही उत्तर है। अगला 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी अमरावती शैली, डी भरहुत शैली। इसका सही उत्तर है अमरावती शैली। अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था। इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया था। इस शैली की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग है। पांच नंबर का प्रश्न है, इक्ष्वाकु वंश का उन्मूलन कर किस राजवंश की स्थापना की गई जिसकी राजभाषा संस्कृत थी? ए पल्लव वंश, बी मौखरी वंश, सी नाग वंश, डी मैत्रक वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत थी। अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था? ए कुलोत्तुंग फर्स्ट, बी कुलोत्तुंग सेकंड, सी वीर राजेंद्र अथवा डी राजराज फर्स्ट। चोल सम्राट कुलोत्तुंग सेकंड शैव धर्म का प्रबल समर्थक था। उसने शैव धर्म नहीं स्वीकारने पर रामानुज को प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अतः ऑप्शन बी कुलोत्तुंग सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 7, एक अधीनस्थ के रूप में सामंत शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? ए. गुप्त शासक समुद्रगुप्त के लेख में, बी. पल्लव शासक शांतिवर्मन के लेख में, सी. वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के लेख में, या डी. वाकाटक नरेश तरासेन द्वितीय के लेख में। 5वीं शताब्दी के अंत में सामंत शब्द का प्रयोग हमें दक्षिण भारत में अधीनस्थ के लिए शांतिवर्मन के काल के पल्लव अभिलेख में मिलता है। अतः ऑप्शन बी पल्लव शासक शांतिवर्मन के लेख में इस प्रश्न का सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, मामल्लपुरम नगर जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. नंदीवर्मन प्रथम, बी. सिंहविष्णु, सी. महेंद्रवर्मन प्रथम, डी. नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम विजेता होने के साथ साथ महान निर्माता भी था। उसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की एवं मंदिरों के निर्माण में मामल्ल शैली, जो रथ के आकार के थे, का विकास किया। उसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला 9वां प्रश्न है, पट्टदकल स्थित किस मंदिर के निर्माण से स्थापत्य कला की दक्कन शैली का प्रारंभ हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए पापनाथ मंदिर, ऑप्शन बी कपालेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी विरूपाक्ष मंदिर, या ऑप्शन डी संगमेश्वर मंदिर। पट्टदकल मालप्रभा नदी के किनारे बादामी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान चालुक्यों की राजधानी रहा था। दक्कन शैली को बेसर शैली या चालुक्य शैली भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पापनाथ मंदिर। पट्टदकल के पापनाथ मंदिर के निर्माण से स्थापत्य कला की दक्कन शैली का प्रारंभ हुआ था। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से किस एकमात्र स्थल की खुदाई में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ए सराय नाहर राय, बी कालीबंगा, सी सुटका गेंडोर, डी बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बुद्ध काल से गुप्त काल तक काकनाद बूटा के नाम से विख्यात था? ए मास्की, सांची, सी शोहगौरा, या डी लौरिया अर्राज। प्राचीन काल में सांची काकनाद बूटा के नाम से विख्यात था। यह मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट बिरसा नामक स्थान पर स्थित है। अतः ऑप्शन बी सांची इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12वां प्रश्न, सातवाहन वंश के किस शासक ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ए वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी, बी हाल, सी यज्ञश्री शातकर्णी, डी गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने ब्राह्मणवाद को संरक्षण देने के कारण एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। इसकी उपलब्धियों का उल्लेख इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति लेख में हुआ है। अतः ऑप्शन डी गौतमी पुत्र शातकर्णी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13 नंबर का प्रश्न है, कुषाण वंश के किस शासक ने कैसर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी कुनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क सेकेंड। कनिष्क सेकेंड ने कैसर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 14, प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय तथा परांतक प्रथम, बी राजराज फर्स्ट तथा विक्रमादित्य फोर्थ, सी विष्णुवर्धन तथा विक्रमादित्य फोर्थ, या डी अनंतवर्मन तथा कुलोत्तुंग प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोल शासक परांतक प्रथम को अरकोलम के निकट तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर उत्तरी चोल प्रदेश के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था
अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 15, दाहाल अथवा ढाल मंडल के राजा निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए जीजात भुक्ति के चंदेल, ऑप्शन बी शाकंभरी के चौहान, ऑप्शन सी कलचुरी के चेदी, ऑप्शन डी कन्नौज के गहरवाल। बुंदेलखंड के चेदी प्रांत पर शासन करने वाले कलचुरी राजवंश को दाहाल अथवा ढाल मंडल के राजा के नाम से जाना जाता था। इनकी राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी में स्थापित थी। सोलहवां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? ए मध्यमसी, बी उग्र, सी ईशान, डी प्रश्न विना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ईशान। ईशान को समिति के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, प्राचीन काल के निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ऑप्शन ए प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन बी रुद्रसेन प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वीसेन द्वितीय या डी विंध्यशक्ति द्वितीय। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं एक वाजपेय यज्ञ संपन्न कराया था। यह वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः ऑप्शन ए प्रवरसेन प्रथम सही उत्तर है। अठारह नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के किस संगठन को नरिष्ठा कहा जाता था? ए गण, बी वित्त, सी सभा, डी समिति। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सभा। सभा को नरिष्ठा कहा जाता था। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी? ए अभिनंदन, बी ऋषभदेव, सी शीतलनाथ या डी पार्श्वनाथ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। 20वां प्रश्न, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किसे दीक्षा दी थी? ऑप्शन ए ऋषभ कुमार, ऑप्शन बी मेघ कुमार, ऑप्शन सी दयानंद, ऑप्शन डी शतानिक। महावीर स्वामी ने राजगृह के निकट वितुलाचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दीक्षा देकर प्रथम उपदेश किया। अतः ऑप्शन बी मेघ कुमार इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न, माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। माइक्रोलिथ पत्थर के छोटे छोटे औजार होते थे। ये मध्यपाषाण काल से संबंधित थे। 22वां प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीनतम जोता गया खेत कहां स्थित है? ए लोथल, बी रंगपुर, सी रोपड़, डी कालीबंगा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा में सबसे प्राचीनतम जोता गया खेत स्थित है। 23वां प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल आग से जलकर नष्ट हो गया था? ऑप्शन ए कोटडीजी, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आमरी या डी रंगपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कोटडीजी। ये सिंध क्षेत्र में स्थित स्थल है जो आग से जलकर नष्ट हो गया था। 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व परंपरा के अनुसार मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को कब्र में दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुरझूम, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी दायमाबाद।
ये प्रथा बुरजों में साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। यद्यपि कश्मीर के ही गुफकराल से भी मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 25वां प्रश्न, सम्राट अशोक महान ने रुम्मनदेई स्तंभ लेख गौतम बुद्ध के जीवन की किस स्मृति में खुदवाया था? ए जन्म, बी ग्रह त्याग, सी बोधिसत्व, डी प्रथम उपदेश। अशोक ने रुम्मनदेई स्तंभ लेख गौतम बुद्ध के जन्म की स्मृति में खुदवाया था, अतः ऑप्शन ए जन्म इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26, वैदिक काल में कौसे किस वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था? ए सन, बी रेशम, सी ऊन या डी कपास। रेशम को कौसे के अतिरिक्त तुकुल भी कहा जाता था। कौसे एक प्रकार के उत्तरीय वस्त्र थे, अतः ऑप्शन बी रेशम इस प्रश्न का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शन ए चाक्यार कुंतु, ऑप्शन बी उत्तम तुल्लम, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी कृष्णनट्टम। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाण स्थल से अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए लोहदा नाला से, बी हथनोर से, सी गुडियाम से, डी आदमगढ़ से। अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी पर स्थित लोहदा नाला से प्राप्त हुई है, अतः ऑप्शन ए लोहदा नाला इस प्रश्न का उत्तर है। 29वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सराय नहर राय, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी लखनाज या ऑप्शन डी वीरभानपुर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बागौर। बागौर राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल था। यहां से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो सुनियोजित ढंग से दफनाए गए थे। तीसवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो से, बी रंगपुर से, सी कालीबंगा से, डी बनावली से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यह गंगानगर में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां से 7 अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही यहां से भूकंप आने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इकतीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था? ए दीप वंश, बी दीप निकाय, सी दिव्यावदान या डी परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जैन विद्वान हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचना थी। इसके अनुसार मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। बत्तीसवां प्रश्न, बिहार स्थित दीदारगंज से निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए यक्ष की प्रस्तर मूर्ति, बी चौरी वाहक की प्रस्तर मूर्ति, सी प्रस्तर का हाथी या डी यक्षिणी की प्रस्तर मूर्ति। बिहार स्थित दीदारगंज से चौरी वाहक की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह एक यक्षिणी की मूर्ति है जो अपने हाथ में चामर अर्थात चौरी धारण की हुई है, अतः इसे चाम्रग्राही यक्षिणी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक महान के किस एकमात्र पुत्र का नाम उसके अभिलेखों में वर्णित है? ए जालौक, बी तीवर, सी महेंद्र, डी कुणाल। अशोक का कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, वे अशोक की द्वितीय पत्नी कारुबा की, जो तीवर की माता थी। इनके द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन बी तीवर इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट 34, सम्राट अशोक के किस एकमात्र अभिलेख में उसने स्वयं को मगध का शासक कहा है? ऑप्शन ए मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी भाबरा अभिलेख, ऑप्शन सी गुजरा अभिलेख या ऑप्शन डी बराबर गुफा अभिलेख। अशोक के भाबरा अभिलेख को बैराट लघु शिलालेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, अतः ऑप्शन बी पर सही का निशान लगा दिया जाए। तैंतीसवां प्रश्न, सम्राट अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें करों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, बी वृहत शिलालेख क्रमांक 5, सी कलिंग अभिलेख, डी रुन्मिनदेई स्तंभलेख। रुन्मिनदेई से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। उसने यहाँ अर्चना की। क्योंकि ये शाक्य मुनि की पावन जन्म स्थली है, उसने रुन्मिनदेई में एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित कराया। इस अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और कर के रूप में 8वां हिस्सा तय कर दिया। इसे आर्थिक लेख भी कहा जाता है। छत्तीस, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एंटियोकस प्रथम का यूनानी राजदूत इनमें से कौन था? ऑप्शन ए डेमियकस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी एंटीगोनस, ऑप्शन डी डियोडोरस। ऑप्शन ए डेमियकस। डेमियकस पर निशान जल्दी से लगा देते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर यही है। अगला 37वां, संगम काल के किस ग्रंथ में ललित कलाओं का विस्तृत विवरण मिलता है? ऑप्शन ए तोल्काप्पियम, ऑप्शन बी मणिमेखलय, ऑप्शन सी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन डी तिरुकुरल। मणिमेखलय में ललित कलाओं का विस्तृत विवरण मिलता है, तो सही उत्तर भी तो ऑप्शन बी ही होगा। अड़तीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल भूमि का बाइबल की संज्ञा दी गई है? ए शिल्पाधिकारम, बी हिंगुरुमुरु, सी मणिमेखलय, डी तिरुकुरल। तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल को तमिल भूमि अथवा साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उनतालीस, कुषाण काल का प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ किन दो नगरों के मध्य स्थित था? ए पुरुषपुर से तक्षशिला, बी पुरुषपुर से मथुरा, सी मथुरा से तक्षशिला या डी उज्जैन से मथुरा। इसका उत्तर है सी मथुरा से तक्षशिला। व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ दो नगरों मथुरा से तक्षशिला के मध्य स्थित था। 40 नंबर, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के किस निकाय में जातक एवं धम्मपद का विशिष्ट विवरण है? ऑप्शन ए खुद्दक निकाय, ऑप्शन बी दिग् निकाय, सी मध्यम निकाय, डी सुत्त निकाय। सही उत्तर है ऑप्शन ए खुद्दक निकाय। 41 प्रश्न संख्या, प्राचीन भारत का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसके सिक्कों पर 3 लिपियों में लेख उत्कीर्ण मिले हैं? ए मिनांडर, बी नहपान, सी विनकटफिसस या डी रुद्रदामन। सही उत्तर है ऑप्शन बी नहपान। शहरात वंश के शासक
नहपान के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं यूनानी लिपि में लेख उत्कीर्ण पाए गए हैं। 42वां प्रश्न, चोल शासकों में एकमात्र शासक इनमें से कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ए परांतक प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी राजाधिराज प्रथम। चोल शासकों में राजाधिराज प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अतः सही उत्तर है ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। 43वां प्रश्न, इनमें से किस सभ्यता को सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ए आहार सभ्यता, बी बागोर सभ्यता, सी गणेश्वर सभ्यता या डी बालाथल सभ्यता। सीकर जिला में कांकली नदी के किनारे स्थित ताम्र युग की सभ्यता का प्रमुख स्थल गणेश्वर का उत्खनन आरपी अग्रवाल के नेतृत्व में कराया गया था। ताम्र सभ्यताओं की आदि संस्कृति होने से इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। यहाँ से ताम्र उपकरण एवं बर्तन बड़ी मात्रा में मिलने का कारण खेटी ताम्र भंडार के निकट इसकी स्थिति का होना बताया जाता है। चौवालीस, भारत के एक राज्य क्षेत्र पर शासन करने वाले किस प्रसिद्ध विदेशी शासक को हिंसा प्रिय एवं अत्याचारी होने के कारण भारत का अटिल्ला कहा जाता है? ए हून शासक तुर्माण, बी मिहिरकुल, सी नहपान या डी रुद्रदामन। यूरोप पर आक्रमण करने वाले हुनों का नेता अटिला था, जो अत्यधिक अत्याचारी था। भारत पर आक्रमण करने वाले हुनों को श्वेत हून तथा यूरोप पर आक्रमण करने वाले हुनों को अश्वेत हून कहा गया। भारत पर आक्रमण करने वाले हुनों के नेता क्रमशः तोरमान व मिहिरकुल थे। तोरमान ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मिहिरकुल को अत्यंत ही अत्याचारी होने के कारण भारत का अटिल्ला कहा जाता है। 43वां प्रश्न, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस स्थान पर की थी? ए कण्वाश्रम, बी संदीपनी आश्रम, सी बद्रिकाश्रम, डी नैमिषारण्य। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर पौड़ी उत्तराखंड में स्थित है। प्राचीन काल में यह स्थल दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। कालिदास ने अपने इस ग्रंथ की रचना यहीं पर की थी। 46वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया था? ए सारनाथ, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला वर्षाकाल सारनाथ में व्यतीत किया था। अतः ऑप्शन ए सारनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 47 प्रश्न संख्या, संगाराम चैत्य का निर्माण कराने वाला प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए उदयन, बी बिंदुसार, सी कनिष्क, डी अशोक। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर के निकट निर्मित ये संगाराम चैत्य कनिष्क के चैत्य के नाम से विख्यात है। इसका निर्माण कनिष्क के आदेश पर यवन वास्तुकार अगिलस ने किया था। इसलिए ऑप्शन सी कनिष्क इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने कराया था? ए रुद्रदामन, बी रुद्र सिंह प्रथम, सी रुद्र सिंह द्वितीय या डी स्कंदगुप्त। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने कराया था। ऑप्शन ए रुद्रदामन इज द राइट आंसर। 49वां प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? ऑप्शन ए
धोलावीरा, ऑप्शन बी चन्हुद्रो, ऑप्शन सी कोल्डिवा अथवा ऑप्शन डी लगनार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चन्हुद्रो। चन्हुद्रो ही वह एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। 50वां प्रश्न है, गर्त निवास इनमें से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति। यहां पर गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला 51 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए धौलावीरा, बी चन्हुद्रो, सी लोथल या डी कालीबंगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के भी प्रमाण मिले हैं। यहां से अद्वितीय जलदोहन प्रणाली तथा स्टेडियम के साथ ही विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेत अक्षरों वाला अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी बनावली या फिर डी लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनावली। अगला प्रश्न 53, युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराने वाला एकमात्र चोल शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन डी परांतक प्रथम। इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम का द्वितीय पुत्र और राजाधिराज का छोटा भाई था। कोप्पम के युद्ध में जब राजेंद्र द्वितीय का बड़ा भाई राजाधिराज कल्याणी के शासक सोमेश्वर के द्वारा मारा गया, तब वहीं रणभूमि में ही राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया और युद्ध जारी रखा। 54वां प्रश्न, पल्लव राजाओं एवं उनकी रानियों के आदमकद चित्र किस मंदिर में स्थापित है? ऑप्शन ए पट्टदकल का पापनाथ मंदिर, ऑप्शन बी कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ऑप्शन सी महाबलीपुरम का ईश्वर मंदिर या ऑप्शन डी कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनकी राजसिंह की उपाधि थी, ने अपनी पत्नी के आग्रह पर बनवाया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद प्रतिमाएं चित्र के रूप में स्थापित है। पचपन नंबर का प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने समय के कुख्यात डाकू अंगुलिमाल को कहां पर शिक्षा देकर अपना अनुयायी बनाया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वत्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल को ज्ञान देकर अपना अनुयायी बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का दूसरा भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले तीसरे भाग से पूर्व हम आपके लिए मध्यकालीन भारत की भी विशिष्ट श्रृंखला लेकर शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते एवं नमस्कार।